फाइट क्लब सिनेमा हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। 1999 में रिलीज हुई यह फिल्म आज भी काफी रिलेटेबल है और मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म है। हालांकि मैंने आज फाइट क्लब का पहला रूल तोड़ दिया है क्योंकि The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. लेकिन जितनी भी बार मैंने इस फिल्म को देखा है हर वक्त कुछ नया सीखने मिलता है। फाइट क्लब कहानी है एक जनरेशन की जहाँ लोग बस काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, बस करना है। एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू फिट इन द सोसाइटी, जहाँ हमें लगता है कि हम जब बहुत सारे पैसे कमा लेंगे तब शायद हम खुश रहेंगे, जब घर, गाड़ी या फर्नीचर खरीद लेंगे तब शायद हम कंप्लीट हो जाए। फिल्म के नैरेटर को भी कुछ ऐसा ही लगता है, जो अपनी बोरिंग सी जॉब से नाखुश है, जिसे आइकिया का फर्नीचर का शौक है, जिसे लगता है कि परफेक्ट फर्नीचर से उसकी लाइफ भी परफेक्ट हो जाएगी। उसकी लाइफ काफी बोरिंग हो चुकी है। दिन भर आंखों में नींद होती है लेकिन रातों को नींद नहीं आती। लाइफ इतनी प्रेडिक्टेबल हो चुकी है कि मंगलवार के दिन बॉस कौन सी टाई पहनेगा ये तक पता है। It must have been Tuesday. He was wearing his cornflower blue tie. सोशियोलॉजिस्ट इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं, मैथ्स वाला नहीं। रैशनलाइजेशन यानी जहाँ सोसाइटी काफी इफिशिएंट वे में चलती है, हर एक चीज एक ऑर्डर में है, जहाँ ट्रेडिशन से ज्यादा इफिशिएंसी को महत्व दिया जाता है। और हमारी मॉडर्न सोसाइटी भी रैशनलाइजेशन को ही फॉलो करती है। हम सब कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म का शिकार है, जहाँ हम अपने खून पसीने की कमाई लगा देते हैं एक ऐसी वस्तु में जिसे लेने पर तो हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद हम उसी चीज के गुलाम बन जाते हैं। Things you own end up owning you. टीवी चैनल्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह कंपनीज हमें ये बताने का ट्राई करती है कि कैसे उनका प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, लेकिन असल में सारी चीजें बस एक दूसरे की कॉपीज हैं। इस कंज्यूमरिज्म और सोसाइटी के फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ने हम सबको एक रोबोट बना दिया है, जहां हम रोजमर्रा के काम कर रहे हैं सेम ऑर्डर में। नैरेटर की लाइफ में भी कोई थ्रिल नहीं है। इनफैक्ट वो जब भी प्लेन से कहीं जाता है तो वो दुआ करता है कि प्लेन हवा में ही कहीं क्रैश कर जाए। और ऐसे ही एक प्लेन में हमारे नैरेटर को टाइलर डर्डन मिलता है। टाइलर डर्डन नैरेटर से बिल्कुल अपोजिट है। टाइलर डर्डन के मन में जो आए वो करता है। उसका कोई बॉस नहीं है। उसे क्लियरली पता है उसे क्या चाहिए और इन सभी मटेरियलिस्टिक चीजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा पहले बताया कि नैरेटर को रातों को नींद नहीं आती, वो डॉक्टर के पास जाता है लेकिन दवाई असर नहीं दिखाती। फिर वह सपोर्ट ग्रुप्स जाने लगता है, जहां वो लोगों के दुख समझता है, रोता है और फाइनली उसे रातों को नींद आने लगती है। लेकिन उसे अंदर से पता होता है कि उसे कोई कैंसर नहीं है और ना ही उसके खून में पैरासाइट है। वह सपोर्ट ग्रुप जाता है ताकि रातों को उसे नींद आ सके। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, जब उसके जैसे ही एक फेक विजिटर सपोर्ट ग्रुप्स आने लगती है, जिसका नाम होता है मार्ला सिंगर। मार्ला एक ड्रग एडिक्टेड चेन स्मोकर है, जिसे फर्क नहीं पड़ता मौत से। वो इनफैक्ट मरना चाहती है, खाना और कपड़े चुराती है। भले ही नैरेटर और मार्ला की पर्सनालिटीज काफी अलग है, दोनों एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसका कोई पर्पस नहीं है। और जब नैरेटर मार्ला को सपोर्ट ग्रुप्स में देखता है तो वो बेचैन होने लगता है, क्योंकि उन दोनों को पता है कि उन्हें कोई कैंसर या गंभीर बीमारी नहीं है। और इस झूठ के पकड़े जाने से नैरेटर फिर से रातों को सो नहीं पाता, फिर से बेचैन रहने लगता है। और इसी बीच टाइलर डर्डन से फ्लाइट में मिलने के बाद नैरेटर के घर को आग लग जाती है और सब कुछ खाक हो जाता है। कोई दोस्त ना होने के कारण नैरेटर टाइलर को फोन लगाता है। वो मिलते हैं और नैरेटर कंप्लेन करने लगता है कि कैसे आग में उसका सारा फर्नीचर जल गया। उसका परफेक्ट वार्डरोब कंप्लीट होने ही वाला था कि आग लग गई। इस पर टाइलर कहता है, We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Murder, crime, poverty, these things don't concern me. What concerns me are celebrity magazines, television with 500 channels, some guy's name on my underwear. रहने के लिए जगह ना होने के कारण नैरेटर टाइलर के साथ शिफ्ट हो जाता है। टाइलर का घर एक अबैंडन घर होता है, जहाँ बिजली नहीं आती, जहाँ पानी नहीं आता, जहाँ नैरेटर को अपना आइडियल फर्नीचर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी नैरेटर अभी खुश है। फाइटिंग और दर्द का अनुभव फाइट क्लब में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। स्टार्टिंग में जब टाइलर और नैरेटर बार में मिलते हैं, टाइलर नैरेटर को जितना हो सके उतने जोर से मारने के लिए कहता है। How much can you know about yourself? You've never been in a fight. I don't want to die without any scars. नैरेटर टाइलर को मारता है, बदले में टाइलर भी नैरेटर को मारता है और उन दोनों में एक फिस्ट फाइट शुरू हो जाती है। और सरप्राइजिंगली फाइटिंग के बाद उन्हें अच्छा लगने लगता है और वो फिर से फाइटिंग करने लगते हैं, कभी बार के सामने, कभी पार्किंग लॉट में।
इससे आजू बाजू के लोगों को भी फाइटिंग करने का मन करता है और ऐसे ही फाइट क्लब का जन्म होता है। Can I be next? कहा जाता है कि दर्द हमें एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाता है। शायद यही फाइट क्लब के पीछे का उद्देश्य था। फाइटिंग के बाद लोग अपने दुख भूल जाते हैं, उन्हें जिंदा होने का एहसास होता है, वो खुश रहने लगते हैं। इनफैक्ट फाइट क्लब के मेंबर्स को एक होमवर्क भी दिया जाता है जहां उन्हें एक स्ट्रेंजर के साथ जानबूझकर लड़ाई शुरू करनी है और हारना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग लड़ना अवॉइड करते हैं। अभी मैं आपको अनजान लोगों से लड़ने के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन फाइट क्लब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें ये प्राइमल बिहेवियर को दबा के रखना चाहिए या फिर उसे एक हेल्दी और स्ट्रक्चर्ड वे में इंटीग्रेट करना चाहिए। टायलर का कहना है कि ये मॉडर्न सोसाइटी मैस्कुलिनिटी को सप्रेस कर रही है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। कैपिटलिज्म मर्द को वीक बना रहा है, जहां उन्हें सपोर्ट ग्रुप्स की जरूरत पड़ रही है, गले लगकर रोने की जरूरत पड़ रही है। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर न जाने कितने सेल्फ हेल्प क्रिएटर्स हैं जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्सेज बेचकर करोड़पति बन रहे हैं। हम भी खुद को इम्प्रूव करने के चक्कर में एक रोबोट की तरह जीने लगते हैं। परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, परफेक्ट नाइट टाइम रूटीन एक्सेट्रा। टाइलर इस चीजों को क्रिटिसाइज करता है ये कहकर, Self-improvement is masturbation. Not self-destruction. सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सोसाइटी की टर्म्स में अर्थ है एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, अच्छी फिजिक और बहुत सारा पैसा। पर हमें लगातार इम्प्रूव करना क्यों है? हमें जैसे है वैसे खुश क्यों नहीं रह सकते, जैसा कुदरत ने चीजों को बनाया है? I say stop being perfect. I say let's evolve. Let the chips fall where they may. हम मटेरियलिस्टिक वेल्थ और सोशल स्टेटस से खुद की एक फॉल्स आइडेंटिटी बना लेते हैं, और टाइलर की माने तो ये फॉल्स आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना काफी जरूरी है। और यहाँ से प्रोजेक्ट मेहम की शुरुआत होती है। You are not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहे रेमंड को जब टाइलर पूछता है कि उसे क्या बनना था, वो कहता है कि उसे एक वेट बनना है, यानी जानवरों का डॉक्टर, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पाया। इस पर टाइलर उसके सर पर बंदूक रख देता है और कहता है कि अगर वो 6 हफ्तों के अंदर पढ़ाई शुरू नहीं करता तो वो उसे मार डालेगा। यहाँ टाइलर हमें वो सारी चीजों को छोड़ने के लिए कहता है जो हमें हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। Stop trying to control everything and just let go. Let go! प्रोजेक्ट मेहम के जरिए टाइलर इस चीज को काफी एक्सट्रीम तक लेके जाता है, जहां वो इस कैपिटलिज्म को खत्म करने की सोचता है। लेकिन प्रोजेक्ट मेहम में भी सभी रोबोट बन चुके होते हैं, बिल्कुल जिंदा लाशें। फर्क बस इतना है कि वो पहले अपने बॉस के लिए काम करते थे, अभी टाइलर डर्डन के लिए काम करते हैं। वो अपने बाल शेव कर लेते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन नरेटर उन्हें स्पेस मंकीज बुलाता है। प्रोजेक्ट मेहम का मेंबर बनने के लिए लोगों को 3 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए एक जगह खड़े रहना होता है, जहां आपको वर्बली और फिजिकली अब्यूज करा जाएगा। जो ये पार कर लेता है उन्हें घर में एंट्री मिल जाती है, जिसके बाद वो कंप्यूटर स्टोर्स उड़ा सकते हैं, पॉलिटिशियंस को मार सकते हैं और कॉर्पोरेट स्पेसेस को तोड़ सकते हैं। ये चीजें इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि इसका एक कल्ट बन जाता है, जो कैपिटलिज्म जितना ही खतरनाक है। प्रोजेक्ट मेहम की चर्चा पूरे अमेरिका में चलने लगती है। नैरेटर के टर्म्स में टाइलर फ्रेंचाइजी सेटअप करवा रहा था। नैरेटर को प्रोजेक्ट मेहम का फाइनल मास्टर प्लान पता चलता है, जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज को उड़ाना था, जिससे सारे कस्टमर रिकॉर्ड्स मिट जाए और वो डेट फ्री हो जाए। नैरेटर को ये भी पता चलता है कि टाइलर डर्डन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। टाइलर डर्डन नैरेटर की एक कल्पना होती है, एक आइडल होता है जिसके जैसा बनना उसका सपना होता है, लेकिन ये कल्पना काफी हिंसक बन चुकी होती है। नरेटर टाइलर को रोकने के लिए खुद को गोली मार लेता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। नरेटर टाइलर डर्डन बनकर ऐसी चीजें कर पाता था जो वो खुद होकर कभी नहीं कर पाता। You could not do this on your own. All the ways you wish you could be, that's me. I look like you want to look. I am smart, capable, and most importantly, I'm free in all the ways that you are not. फाइट क्लब हमारे इस फेक आइडेंटिटी, इस फेक दुनिया को क्रिटिसाइज करती है और हमें एक सिंपल लाइफ जीने के लिए कहती है। जिंदगी को खुद के हिसाब से जीने के लिए कहती है, ना कि सोसाइटी के हिसाब से। फाइट क्लब हमें इन बड़े बड़े ब्रांड्स के गुलाम बनने से रोकती है। महंगे कपड़े, फोन खरीदकर
महंगी कॉफी पीकर हम जो ये झूठी अमीरी जीते हैं उससे बाहर निकलने के लिए कहती है। टाइलर की सोच कैपिटलिज्म को लेकर तो सही थी, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन हमें समझाता है कि एक आइडियोलॉजी से निकलकर दूसरे में पड़ना कितना आसान है, कैसे एक्सट्रीम विचारधाराएं बहुत हिंसक रूप ले सकती है। अंत में टाइलर हमें आत्मनिर्भर होना सिखाता है, अपने डर से लड़ना सिखाता है, हमें ऑथेंटिक रहना सिखाता है और जिन चीजों पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें लेट गो करना सिखाता है।